शिक्षक के सवाल पर जो सरकार ने नीति ली है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। शिक्षकों में बहुत नाराज़गी है, जो खासकर नियोजित शिक्षक हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो अब अगर उनसे कहा जाए कि अभी फिर से परीक्षा दे कर के आओ, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ एक अन्याय है। जो आपने कहा कि कोई बड़ा क्षेत्रीय दल है, वो किसी छोटे दल पर अगर दबाव बना रहा है, वो गलत है। क्योंकि इस समय पूरे देश के सामने खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी वो देश में सिंगल पार्टी रूल चाहती है, 50 साल राज करना चाहती है। कहीं चुनाव हारने पर भी खरीद फरोख्त करके, एमएलएज को तोड़ करके, दलों को तोड़ करके सत्ता कब्जा करना चाहती है। चेहरा आप कह रहे हैं, चेहरा तो बन जाएगा। एकता अगर बन जाए और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, जैसे आप 74 आपकी बात कर रहे थे, तो 74 एक आंदोलन था। 74 एक बैठक नहीं थी, 74 आंदोलन था। तो अभी जो 23 में अभी बैठक हो रही है, हमें लगता है कि 23 में भी एक आंदोलन, और अभी तक जो आंदोलन हम देख रहे हैं वो भी बड़े आंदोलन हैं, किसानों के, पहलवानों के, उनके पक्ष में महिलाओं के। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना से। अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव इन दिनों पटना आए हुए हैं और 23 तारीख को एक विपक्षी एकता के सवाल पर बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस के आला नेतृत्व भी उसमें शामिल होने वाला है। मगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों ने बहुत सारे सवालों पर, रोजगार से लेकर के तमाम सवालों पर, आज हम अखबार जब पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1,70,000 शिक्षक बहाली का जो पूरा सवाल है, और उसके साथ साथ एक समान काम समान वेतन का, इसमें भी 1,70,00,000 को लेकर के जो आप लोग की पार्टी भी रिजर्वेशन कुछ था, कुछ आप लोग जा रहे थे, मगर पॉलिसी के लेवल पर क्या आप लोग अब सरकार में शामिल हैं? आप लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, ये ज़रूर है कि शिक्षक के सवाल पर जो सरकार ने नीति ली है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। शिक्षकों में बहुत नाराज़गी है, जो खासकर नियोजित शिक्षक हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो अब अगर उनसे कहा जाए कि अभी फिर से परीक्षा दे कर के आओ, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ एक अन्याय है। और कोई भी पॉलिसी लागू होती है तो वो रिट्रोस्पेक्टिव आमतौर पर नहीं लागू होती है। आगे से मान लीजिए कोई नई प्रक्रिया हो भर्ती के लिए, कोई बात नहीं, इसको लेकर के बातें हैं और महागठबंधन के स्तर पर भी बात हुई है। अब ये ज़रूर है कि सरकार के लेवल पर अभी कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन गठबंधन के लेवल पर बात हुई है। और हमें उम्मीद है कि ये 23 तारीख की बैठक के बाद ज़रूर जो बिहार के मसले हैं, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर बैठक है, जो बिहार के मसले हैं उन मसलों पर बात होगी और इस पर पुनर्विचार ज़रूर किया जाना चाहिए। पुनर्विचार जरूर किया जाना चाहिए। आप लोग महागठबंधन के सवाल पर जब जिस तरीके से नीतीश कुमार आप लोगों के साथ आए, तो आप लोग भी कहते थे भाई हम 7 विपक्षी दलों का एक तरीके से एका है महागठबंधन का सरकार। मगर इसी बीच आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी अलग हुए, उनके बेटे अलग हो गए, और ऐसा कहते हुए निकले कि एक क्षेत्रीय दल जो कि जनता दल यूनाइटेड है, वो लोग कह रहे थे कि वे विलय कर लो। एक क्षेत्रीय पार्टी जो थोड़ी बड़ी हो उससे, वो अपने से छोटे पार्टी को अगर विलय के लिए कहती है, तो ये किस तरीके से साझा कार्यक्रम चला रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो देखिए, हमें तो कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है, मांझी जी से कोई डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट मिली कि शायद उनको किसी ने सुझाव दिया या दबाव दिया कि आप मर्ज कर जाइए, तो नहीं मानते। तो इसके लिए गठबंधन छोड़ने की तो कोई, मेरे ख्याल से कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हमें समझ में नहीं आई कि मान लीजिए अगर कोई भी या कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, बिल्कुल सही बात है, अभी नहीं बनी और नहीं बनने का कुछ खामियाजा है। कोई व्यवस्थित ढंग से एकता, अगर जैसे आज 15 तारीख पूरे बिहार में हर प्रखंड में आंदोलन हो रहा है, और इसके लिए आप देखेंगे कि इस आंदोलन के लिए लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई, हर प्रखंड में, हर जिले के लिए एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया। तो इसी तरह जैसे आज के एक दिन के कार्यक्रम के लिए कोऑर्डिनेशन का इंतज़ाम किया गया, तो पूरे ठीक से सरकार चले, ठीक से गठबंधन चले, तो इसके लिए भी एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। और ये बात बिहार के लिए भी सही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा उसके लिए भी सही है। लेकिन हमें लगता है कि कोऑर्डिनेशन गठबंधन के बेहतर संचालन के लिए है, लेकिन गठबंधन ही ना चले, ना बने, इसके लिए तो नहीं है। तो ये क्या बात हुई हमको बहुत समझ में नहीं आई। लेकिन जो आपने कहा कि कोई बड़ा क्षेत्रीय दल है, वो किसी छोटे दल पर अगर दबाव बना रहा है, वो गलत है। क्योंकि इस समय पूरे देश के सामने खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी वो देश में सिंगल पार्टी रूल चाहती है, 50 साल राज करना चाहती है।
कहीं चुनाव हारने पर भी खरीद फरोख्त करके एमएलएज को तोड़ करके, दलों को तोड़ करके सत्ता कब्जा करना चाहती है, जिसके दर्जनों उदाहरण पिछले दिनों हमें मिले हैं। और इसी पटना में नड्डा साहब आए थे और जदयू को भी धमकी दे करके गए थे, जिसके बाद 9 अगस्त को नीतीश जी ने ये फैसला किया और जदयू ने नाता तोड़ा एनडीए से। वो धमकी दे करके गए पटना से कि देश में एक ही पार्टी रहेगी और तमाम क्षेत्रीय दलों का समय समाप्त हो रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी है जो राज करेगी। इसलिए विपक्षी दलों के अंदर आज तो ज़रूरत है कि हर तरह की पार्टियां साथ आए। और आप देखेंगे कि 23 तारीख की जो बैठक है, इस बैठक की खूबी यही है कि शायद पहली बार आप देखेंगे कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के घराने वाली जितनी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तमाम कांग्रेस घराने वाली पार्टियां हैं। देश में जो सामाजिक न्याय का घराना है उसकी जितनी पार्टियां हैं, जदयू हो, राजद हो, सपा हो, ये पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई नई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, सीपीआई, सीपीएम जैसी पुरानी पार्टी, माले जैसी नई पार्टी, तमाम कम्युनिस्ट पार्टियाँ इसमें हैं। तो पहली बार देश में एक व्यापक वैचारिक राजनीतिक आधार पर व्यापक एकता का एक निर्माण हो रहा है। और हमें तो लगता है कि इस समय छोटी और बड़ी पार्टी वाला सवाल बिल्कुल नहीं उठना चाहिए और देखना होगा कि कैसे हम इस एकता के माहौल को, इसके स्पिरिट को आगे बढ़ा सकें। हालांकि हम ये सवाल उस तरीके से नहीं करना चाहते थे, मगर फिर भी कर लेते हैं कि जो 23 की बैठक वो 24 के लिहाज से हो रही है। आप 74 का भी जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से कि इमरजेंसी का दौर था से लेकर के, और आपको नहीं लगता कि वो दौर अलग है? और नरेंद्र मोदी का जो राइज है जिस तरीके से, उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी राइज है। सारी पार्टियाँ, कुछ एक लेफ्ट की पार्टीज़ को छोड़ दिया जाए तो सारी पार्टियों में कमो बेश वैसा ही नेचर देखने को मिल रहा है। तो उस वैसी परिस्थितियों में कौन है आपके पास, विपक्षी एका का चेहरा कौन है? नहीं, पहली बात तो नरेंद्र मोदी का राइज का दौर अब खत्म हो गया है, अब फॉल का दौर आ गया है। राइज एंड फॉल ऑफ नरेंद्र मोदी। जो आप कह रहे हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ज़रूर देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, लेकिन अभी मणिपुर आप देख रहे हैं कि जल रहा है, मेइतेई और कुकी में, और ये दोनों में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और मोदी जी वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। 6 हफ्ते हो गए हैं, एक प्रदेश जल रहा है। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करें तो मोदी जी सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्व का दौरा करते थे, और जिस प्रदेश में जाते थे उसी प्रदेश के हो जाते थे, वहीं का पहनवा पहन लेते थे, कोई एक पगड़ी लगा लेते थे और कहते थे कि मैं यहीं का हूँ। जैसे अभी अमित शाह जी सेंगोल लेकर के आए और तमिलनाडु में जा करके कह रहे हैं कि तमिलनाडु से प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए देश में। तो लेकिन इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब इस तरह की स्थिति में पहुँच गया मणिपुर, वहाँ मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में तो पूरी तरह से ये लोग बस सोशल इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें सत्ता मिल जाए, वोट मिल जाए। लेकिन जो मसले होते हैं, जो उनके सवाल है कि भाई वहाँ कह दिया हाई कोर्ट ने कि इनको एसटी में शामिल कर लो, और जिसको लेकर के कुकी लोग नाराज़ हैं, तो उस समय बात क्यों नहीं हो रही है? उनसे बात करके उनके सवालों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? तो और सबसे ज़्यादा, सबसे घातक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो हिंदू राष्ट्र है। जब हिंदू राष्ट्र की आप एक ऐसे आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेकुलरिज्म की धारणा है, पूरे देश की यूनिटी डाइवर्सिटी की धारणा है, उसको रौंदने के लिए आपने एक देश में हिंदू राष्ट्र का नारा दे दिया, और जिसमें अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है बिहार में। तो हमें लगता है कि इस दौर में चेहरा, आप कह रहे हैं चेहरा तो बन जाएगा, एकता अगर बन जाए और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। जैसे आप 74 आपकी बात कर रहे थे, तो 74 एक आंदोलन था, 74 एक बैठक नहीं थी, 74 आंदोलन था। तो अभी जो 23 में अभी बैठक हो रही है, हमें लगता है कि 23 में भी एक आंदोलन, और अभी तक जो आंदोलन हम देख रहे हैं वो भी बड़े आंदोलन हैं, किसानों के, पहलवानों के, उनके पक्ष में महिलाओं के, नागरिकता के सवाल पर शाहीन बाग, रोज़गार के सवाल पर अग्निपथ पर नौजवानों का आक्रोश, उसका विस्फोट। तो जो अलग अलग आंदोलन अभी तक हमने देखा है देश में, इन सारे आंदोलनों को जोड़ करके एक देश बचाने वाला, लोकतंत्र बचाने वाला, राजशाही की जो आपसी की धमक आहट सुनाई दे रही है, उसको रोक करके लोकशाही को मजबूत करने वाला, तो ये अभी इस समय मुद्दा है कि विपक्षी एकता जो बने, वो देश में एक आंदोलन खड़ा करे, और इसी आंदोलन के माहौल में चुनाव हो, तभी हम चुनाव भी जीत पाएंगे। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, मांझी जी जब अलग होते होते एक आध दिन पहले ये इस तरह की बात है, हमें हिंदुइज्म में चुनना था और कास्टिज्म में चुनना है, इस तरीके की बातें। तो हिंदुइज्म जैसे कास्टिज्म कहने के तो तात्पर्य आप समझ गए होंगे, जिस गठबंधन के साथ थे, अब हिंदुइज्म, यही 2 धाराएं हैं बिहार के भीतर। इसमें देखिए, अम्बेडकर साहब जो बोल के गए हैं उससे आगे और मेरे लिए कोई बात नहीं है। अम्बेडकर साहब ये बोल के गए थे उसी समय
कि इस देश में कभी हिंदू राज बनेगा, वो देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति साबित हो गई और हर कीमत पर उससे देश को बचाना चाहिए। और इसीलिए मरने से पहले 2 महीना पहले उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ जाकर के बौद्ध धर्म को अपनाया, हाँ, उसको जिसको उन्होंने धम्म का नाम दिया। तो और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हम इस पूरे जाति प्रथा हमें मंजूर नहीं है। तो ये जो हमें लगता है कि कास्टिज्म और हिंदुइज्म, ये दोनों के बीच का कोई, हिंदुइज्म जो हिंदू धर्म की बात अम्बेडकर ने कहा है कि भाई जाति प्रथा है, और जाति प्रथा है तभी तो अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया। इसीलिए हमें लगता है कि ये सवाल नहीं है। अम्बेडकर जो बोल के गए हैं वो चेतावनी को इस समय समझना, आत्मसात करना ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी मांझी जी के पास जो भी उनका तजुर्बा हो, उनका अनुभव हो, कोई बात हो तो ज़रूर उस पर हमको तो लगता है कि बातचीत से उसका हल होना चाहिए। अगर उनके ऊपर दबाव था पार्टी का विलय करने का, उनको चाहिए था कि वो शेयर करते महागठबंधन के दूसरे घटक दलों से भी। कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते कहते चले गए। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन तो मान लीजिए चलो फॉर्मल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन अनौपचारिक कोऑर्डिनेशन तो है। हम लोगों से भी बात कर सकते थे और हमने तो उनको आमंत्रित भी किया था अपने महाधिवेशन के जो विपक्षी नहीं आए थे सत्र में। उस समय नहीं आ पाए थे, हमको पता चला कि वो व्यस्त थे किसी दूसरे कार्यक्रम में। तो हमें तो लगता है कि तमाम पार्टियों के साथ वो साझा करते तो ये बात होती। कोई विलय का दबाव क्या है, ये कोई दबाव नहीं है। हो सकता है वो एक साथ रहे हैं नीतीश जी के साथ, अब ललन जी के साथ उनका क्या रिश्ता रहा है, उसमें आपस में क्या बात हुई हम नहीं कह सकते। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि ऐसे किसी दबाव के चलते या किसी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी इसके लिए गठबंधन ही छोड़ देना, ये तो ठीक नहीं है।